हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले, उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अभिषेक। तो क्लास शुरू करते हैं अब। अच्छा, अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं आपका कंटेम्परेरी ट्रेंड इन इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि आपका भारतीय भूगोल में कालीन ट्रेंड्स जो चले थे, यानी कि एक के बाद एक कैसे आपके ज्योग्राफी का जो है इवोल्यूशन हुआ, ज्योग्राफी में कैसे कैसे न्यू टेक्निक्स का जो है ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले कहते हैं जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में स्टडी इंडिया में आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद ही शुरू हुई। उससे पहले जो है इंडिया को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो आपके इंडियन ज्योग्राफी है, जो आपके इंडिया में जो स्पेशलाइजेशन है स्कॉलर का ज्योग्राफी में वो शुरू हो गया था। जैसे आपका स्कूल ऑफ यूरोप और अमेरिका और जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का इंडिया में, ये लगातार या जल्दी से डेवलप होना शुरू हो गया। उसके बाद कहते हैं अमंग देम द जोग्राफर्स ऑफ अलीगढ़। उसके बाद जो आपके जोग्राफर्स हैं अलीगढ़ के, वाराणसी के, कोलकाता के, मद्रास के और आपके
हैदराबाद के, वे सबसे अग्रणी है, यानी कि इन्होंने इंडिया में ज्योग्राफी की शुरुआत में सबसे पहले जो भूमिका निभाई है वो आपके अलीगढ़, वाराणसी, कोलकाता और मद्रास के जो आपके ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद कहते हैं आफ्टर 1950, 1950 के बाद क्या हुआ, जो रिसर्च वर्क है ना, रिसर्च वर्क ज्योग्राफी में शुरू हो गया। ठीक है, रिसर्च वर्क स्टार्टेड हो गया, आपकी रिसर्च वर्क ज्योग्राफी का पब्लिश होना शुरू हो गया और दूसरी कंट्री में, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाना शुरू हो गया सब्जेक्ट जो मैटर है ज्योग्राफी का। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ, बन गया। कहाँ पे, सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी कि आपका JMI और आपके JNU यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहां पे आपका सबसे पहले ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक है, और कहते हैं आफ्टर 1970, 1970 के बाद जो आपकी ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के जो पीरियड है, ज्योग्राफी की जो बिगिनिंग है उसमें रिफॉर्मेशन आया। ठीक है, आया जो आपका 1970 दशक के बाद जो भारत है, भूगोल का सुधारात्मक चरण, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेटिव का मतलब है कि आपकी ज्योग्राफी में जो है हम सुधार लाने लगे। when legal mechanical change started in international geography entered, जब आपकी जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय भूगोल है जिसमें आपके लीगल चेंजेस आने लगे, उसकी वजह से हमारी ज्योग्राफी में चेंजेस हुए। कहते हैं इन द लेटर 3 डेकेड्स, 20th सेंचुरी के आपके जो बाद के 3 दशक हैं उसमें क्या हुआ, जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं वेरियस सब्जेक्ट पे बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कंट्री में हुए, जिसके बाद आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड नेशनल बैंक ट्रस्ट, ये बनने लगे और इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की ज्योग्राफी में रिमार्केबल है, यानी कि याद रखने लायक है। और आपकी जो कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी भी डेवलप हुई है रैपिडली लास्ट 30 इयर्स में, इन विच वर्क स्टार्टेड ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें आपका अलग अलग जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंफॉर्मेशन है उनमें वर्क स्टार्ट हुआ। और आपका सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून और नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो कुल मिला के आपको ये बता रखा है यहाँ पे कि कैसे ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो इंडिया में उसकी शुरुआत हुई, कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बस इसको आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका क्योंकि ये आपका टॉपिक दे रखा है तो इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ये टॉपिक भी है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जो आपका इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन है वो डेवलप्ड हुआ इंडियन कार्टोग्राफी के थ्रू। ठीक है, आपका प्लानिंग एटलस ऑफ आंध्र प्रदेश जो कि आपका एस मंजूर आलम, और रिसोर्स एटलस ऑफ तमिलनाडु जो कि ए रमेश ने बनाया था, और प्लानिंग एटलस यूपी की आपकी RL सिंह ने, और जो वर्क है यानी कि जो बुक है सेंसस एटलस ऑफ इंडिया, याद रखना सेंसस एटलस ऑफ इंडिया आपकी किसकी बुक है, BK राय की। इन्होंने प्रूव किया है इंडियन कार्टोग्राफी एक माइलस्टोन यानी कि एक माइलस्टोन साबित हुआ है, मानचित्र कला के विकास में एक मील पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, भारत की जनगणना का एटलस, दो सेंसस एटलस है इंडिया का, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद कहते हैं जो लास्ट के 2 डेकेड्स हैं 20th सेंचुरी के, यानी कि 1980 और 1990, ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब आपका एक नई टेक्निक है रिमोट सेंसिंग और GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कार्टोग्राफी में, इंडियन कार्टोग्राफी में रैपिडली यानी कि बहुत तेजी से इसका
इंडिया की ज्योग्राफी में और इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और आपके जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने फ्रेंच यूनिवर्सिटी में स्टडी की, RN दुबे, MH रहमान और SP चटर्जी, जिनमें से जो SP चटर्जी हैं उन्होंने कंसीडर किया क्या फोटोग्राफर जिन्होंने चेंज किया है मेथोडोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में। आपका ये एक्सपेक्टेड PYQ हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के ऐसे कौन से आपके स्कॉलर हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इंडियन ज्योग्राफी की मेथोडोलॉजी ओरिएंटेशन में चेंज किया है, तो वो है आपके SP चटर्जी। ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं डडले स्टैम्प, इनका भी जो इन्फ्लुएंस है भारत पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। 1960 के दशक में जो इंडियन ज्योग्राफर्स हैं वो ट्रेन हुए ग्रेट ब्रिटेन में, और उन्होंने क्या है, उन्होंने इंडिया पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ दिया। ऐसे ही जो अमेरिकन जो ज्योग्राफर्स हैं उनका भी इन्फ्लुएंस रहा है ज्योग्राफी पे। ठीक है, ये आपको बताया गया। अब आपका कहते हैं कि जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो मैच्योर हो गई है 1980 से। ठीक है, आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है वो ब्रिटिश और अमेरिकन सोर्सेस से चेंज हो गई है। आपकी जो मेथोडोलॉजिकल सिस्टम है वो मार्क्सिस्ट सिस्टम नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी पे 1970 से 1980 के बीच में क्या करता था, मार्क्सिस्ट सिस्टम डोमिनेट करता था, जो कि अब खत्म हो गया है। आपके JNU यूनिवर्सिटी, ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिनमें स्पेशलाइजेशन 1990 के बाद आया। जैसे आपका अब बहुत सारे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में। रियाज अख्तर, ये नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट काम है वो है यहाँ से जो आपको पढ़ना है। अब ये इंडियन ज्योग्राफी का जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा ने 5 सीजन मेंशन किए हैं। ठीक है, ये 5 सीजन कब से कब तक चलते हैं और कौन से महीने से कौन से महीने तक। तो आपका वसंत है, वसंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग। ग्रीष्म है, ग्रीष्म को बोलते हैं आपका समर। वर्षा है, वर्षा को रेनी बोलते हैं। फिर शरद है, शरद को ऑटम। हेमंत है, हेमंत को विंटर। और रामायण में, वाल्मीकि में आपके 6 सीजन यानी कि 6 ऋतुएं बता रखी हैं इंडिया में। अभी आपके 6 सीजन देखो। सबसे पहले आपका वसंत, वसंत को बोला जाता है आप स्प्रिंग सीजन, जो कि आपका मार्च से अप्रैल तक होता है। ठीक है, यानी कि आपका चैत वैशाख, उस टाइम पे जैसे मम्मी हमारी सुनती है ना कि अब चैत है, वैशाख है, जेठ है, साढ़ है, श्रावण है, आपका कार्तिक है, तो वो भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। तो आपका जो वसंत है, वसंत को बोला जाता है स्प्रिंग, जो कि आपके मार्च अप्रैल में ये ऋतु चलती है 2 महीने। 6 हैं, 6 ऋतुएं हैं और 12 महीने हैं, तो एक ऋतु 2 महीने चलती है। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी कि आपकी समर। ठीक है, ये आपकी कब से कब तक, जेठ और साढ़ आपका यानी कि मई जून में ये है। उसके बाद आपका वर्षा ऋतु, वर्षा यानी कि आपका रेनी सीजन, इस ये आपकी श्रावण और भाद्र में यानी कि जुलाई अगस्त में। उसके बाद आपकी देखो सबसे पहले वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद अब शरद आ गई, शरद को ऑटम बोला जाता है। आश्विन और कार्तिक यानी कि सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद आपका हेमंत, हेमंत आपकी कब आती है, हेमंत को बोला जाता है विंटर। ये मंगसर और पोष आपका यानी कि नवंबर दिसंबर में आपका मंगसर पोष महीना होता है। ठीक है, और लास्ट में है आपकी शिशिर यानी कि सीवियर विंटर, ये आपकी मेघ पोष में।
ठीक है, मेघ और फागुन में, जनवरी फरवरी में। तो आप या तो जनवरी फरवरी यानी कि आप विंटर से शुरू कर सकते हो, शिशिर, शिशिर के बाद वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद और शरद के बाद हेमंत। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। आपका ये जो मैंने याद किया था ना, ये जेठ साठ सामान, चैत वैशाख जेठ साठ सावन भाद्र अश्विन कार्तिक मंगसर पो मेघ फागुन, ये मैंने बहुत स्पीड से याद किया था हिंदी में लिख के। आप हिंदी में लिखो इसको, हिंदी में लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, किस में लिखना है आपको ये, अगर हिंदी में करोगे ना तो हिंदी में जल्दी से याद हो जाएगा। अब ठीक है, अब आगे देखो, जहां से आपका यूजीसी नेट में पेपर में क्वेश्चन आए हैं कि आपके ये जो इंडियन स्कॉलर है ना, 7 रीजन बताए हैं, 7 एरिया बताए हैं जिनमें आपके आपके 7 आइलैंड बताए हैं। ठीक है, 7 आइलैंड के नेम है आपके, जम्बू द्वीप, क्रोच द्वीप, कुशा द्वीप, प्लक्षा द्वीप, पुष्करा द्वीप, शका द्वीप और शलमली द्वीप। अब आज के टाइम पे ये द्वीप के क्या नेम है ये भी याद रखना। आपका सबसे पहले है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप कौन कौन से एरिया को कवर करता है, याद रखो, ये कवर करता है आज का जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया को नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसमें आपका जम्बू द्वीप में इंडिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और जम्बू आपकी एक झाड़ी है जो कि हिमालयन रीजन में मिलती है। उसके बाद आपकी कुशा, अब ये जो कुशा रीजन है ये क्या है, आपका मिडल ईस्ट और अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है, और ये मिडल ईस्ट वाला एरिया, ये मिडल ईस्ट वाला एरिया और ये अफ्रीका वाला एरिया इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका पुष्कर। पुष्कर में आपका कौन सा एरिया शामिल है, ईस्टर्न एशिया, यानी कि ये आपका एशिया, एशिया का इधर वाला भाग सारा, ये इंडोनेशिया, ये सारा। अच्छा, अब जो आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, ये प्लक्ष रीजन में, प्लक्ष जो रीजन है उसमें आता है मेडिटेरियन सी। शलमली जो रीजन है आपके, शलमली रीजन में आता है आपका ये मेडागास्कर और ईस्टर्न अफ्रीका। और आपका जो आज का यूरोप है, यूरोप आता है क्रोंच में। और शका आइलैंड में कौन सा आता है आपका, साउथ ईस्ट एशिया और ये आइलैंड ग्रुप। ठीक है, देखो एक तो ये था यहाँ पे आपका ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया में आपका जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया ये। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा है, जैसे आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद आपका जकार्ता है, आपका बोर्नियो है, ये सारे आइलैंड है आपके शका में आते हैं। ठीक है, अब आगे, अब हमारे चाइनीज जोग्राफर्स हैं। ठीक है, अब चाइनीज जोग्राफर्स में ये कहते हैं, जो चाइनीज जोग्राफर है उन्होंने भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी ज्योग्राफी में, 200 से 1500 एडी के बीच में। ठीक है, और इन्होंने, इनको जो इंफॉर्मेशन पता थी ये इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन मैप पर सारी डिस्प्ले कर दी। ट्रेड रूट के बारे में, यानी कि जो आपके व्यापार के मार्ग है उनके बारे में बताया इन्होंने। और ये कहते हैं, हिंदी में भी देख लो, हिंदी में भी देख लो कि इन्होंने जो आपका मैग्नेटिक नीडल है, मेराइन कंपास है, और सर्वेइंग और कार्टोग्राफिक स्किल के बारे में बताया। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने मार्को पोलो से याद किया था। अब आपके इसमें जो इम्पोर्टेंट है, और देखो इन्होंने हाई ग्रेड के जो मैप्स है वो क्रिएट किए थे, जिसमें आपके कोऑर्डिनेट भी थे और ट्राइंगुलेशन भी था। अब उसके बाद है आपका याई फू टुआन, बस ये आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म के फादर यानी कि मानवतावाद के जनक, ये आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मानवतावाद के जो जनक है वो कौन है। तो मानवतावाद के जो जनक है बेटे वो है आपके याईफू टुआन। और अब याईफू टुआन की कौन कौन सी बुक है, और याईफू टुआन आपके एक चाइनीज जोग्राफर हैं। इनकी सबसे पहली बुक है स्पेस एंड प्लेस, यानी कि अंतरिक्ष
और स्थान, पहली बुक। दूसरी बुक है इनकी स्पेस एंड प्लेस, ये सेगमेंटेड वर्ल्ड, ये एक है खंडित संसार। ठीक है। सेकंड बुक है इनकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकंड बुक है इनकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि आपका निरंतरता और असंतोष। उसके बाद आपका मोरेलिटी, थर्ड बुक है इनकी मोरेलिटी एंड इमेजिनेशन, यानी कि आपका नैतिकता और कल्पना। उसके बाद है कोस्मोस एंड हर्थ, यानी कि ब्रह्मांड और चूल्हा। और डोमिनेंस एंड अफेक्शन, प्रभुत्व और स्नेह। कितनी बुक है इनकी? आपकी इनकी 5 बुक है। सबसे पहली बुक है स्पेस एंड प्लेस, सेगमेंटेड वर्ल्ड, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, मोरेलिटी, इमेजिनेशन, कोस्मोस, हर्थ, डोमिनेंस एंड अफेक्शन। ये 5 बुक है आपके याई फुटवान की। और याई फुटवान आपके ह्यूमैनिज्म जो ज्योग्राफी है, यानी कि जो मानवतावाद है, मानवतावाद के जो पिता है, मानवतावाद के पिता किसको बोला जाता है? आपके याई फुटवान को बोला जाता है। ठीक है। कहते हैं जो याईफू टुआन है एक चाइनीज जो अमेरिकन ज्योग्राफर हैं। ठीक है। इनकी इनकी जो मोस्ट रीसेंट बुक है वो है ये ह्यूमन गुडनेस, 2008 में लिखी है। और दूसरी बुक है रिलीजियन फ्रॉम प्लेस टू प्लेसलेसनेस, अभी 2008 में और 2010 में इन्होंने 2 बुक और लिखी हैं। एक बुक है ह्यूमन गुडनेस और दूसरी बुक है रिलीजियन फ्रॉम प्लेस टू प्लेसलेसनेस। ठीक है। ये 2 बुक है 2008 में और 2010 में। और याई फू टुआन जो है अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहे हैं, जीवन भर अकेले रहे हैं याई फू टुआन। ठीक है। तो ये आपके याई फू टुआन का हो गया। अब आपके कुछ और जो चाइनीज जो ज्योग्राफर हैं उनमें देखो युंग कुंग है, युंग कुंग की बुक है ये। ठीक है। तो अभी तक यहाँ से बेटा जो क्वेश्चन है ना वो नहीं आए हैं, क्वेश्चन सिर्फ याईफू टुआन से आया है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा चाइनीज ज्योग्राफर के बारे में और बता दो, तो देखो ये मैंने बता दिया है। आपके फीशु हैं चाइनीज ज्योग्राफी के फादर, चिंगकुंग ताऊ एंथ्रोपोलॉजिकल ज्योग्राफी के। तो ये इतना नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है। अब आपका है रेनेसेंस पीरियड। अब क्या है आपका उत्तर मध्यकालीन युग। अब अरब साम्राज्य का जो क्या हो गया है पतन का समय था। ये कहते हैं लेट मेडिवल एज है। ये कौन सा टाइम है जब आपके जो अरब साम्राज्य है, अरबों का जो एम्पायर है वो क्या हो गया, आपका फॉल हो गया, गिर गया। ठीक है। और आपका जो यूरोप के खोजकर्ता हैं और विद्वान हैं अब लंबी दूरी की दौड़ लगाने लगे, यानी कि अब आपके जो यूरोप के एक्सप्लोरर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने क्या किया, लंबे डिस्टेंस को कवर करना शुरू कर लिया। और जनरली ये जो आपका लेट मेडिवल एज पीरियड है ये 13 सेंचुरी से 17 सेंचुरी के बीच में है, ये याद रखना। और इस पीरियड को रेनेसेंस पीरियड बोला जाता है, यानी कि पुनः जागरण का काल। और ये पीरियड आपके कहां से कहां तक है, पोस्ट डार्क एज से प्री क्लासिकल एरा, यानी कि डार्क एज खत्म होने के बाद से लेके आपके प्री क्लासिकल एरा से पहले। और इसको पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी भी बोला जाता है, यानी कि इसे अन्वेषण और खोजों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके बहुत सारी जो वेरियस डिस्कवरीज हैं, आपके बहुत सारे जो आइलैंड है उनको खोजा गया था। जैसे आपके कहते हैं
इस युग में जो आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसका जो प्रसार है यानी कि उसका जो फैलाव है वो बहुत धीमी गति से हुआ था, जबकि इस समय आपके जो मिशनरी हैं, भौगोलिक यात्री हैं, कहते हैं जो स्प्रेड है ज्योग्राफिकल नॉलेज का इस एरा में स्लो था। ठीक है, और जो पीपल है वो एंथुजियास्टिकली अपने एफर्ट्स लगा रहे थे ताकि वे न्यू फैक्ट्स, न्यू डाटा ढूंढ पाए और नॉलेज को दोबारा से पुनर्जीवित करे। अब इसमें सबसे पहले हैं आपके विलियम रूब्रेक। ठीक है, आपके सबसे पहले हैं विलियम रूब्रेक, फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी मिशनरी हैं, फ्रेंच मिशनरी हैं, जिन्होंने रशिया से सेंट्रल एशिया, मंगोलिया तक क्या है इन्होंने ट्रेवल किया। और इन्होंने किसके बारे में डिटेल दी, और किंग लुई 16 के टाइम पे आए थे। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया ब्लैक सी का, कैस्पियन सी का और डोन का और वोल्गा बेसिन का, चार का। ब्लैक सी का, कैस्पियन सी का, डोन और वोल्गा बेसिन, ये दो रिवर का, दो सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, डोन और वोल्गा बेसिन पर इन्होंने विलियम रूब्रेक ने बताया। सबसे पहले हैं आपके विलियम रूब्रेक। ठीक है, अब उसके बाद है आपके मार्को पोलो। कौन से हैं आपके? मार्को पोलो। मार्को पोलो की ये बुक याद रखना, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो बुक किसकी है? मार्को पोलो की है। ठीक है, और इस बुक में मार्को पोलो ने जिस देश का उन्होंने जो है ट्रेवल की थी, उस देश के मतलब जहां जहां वो घूमने गए थे उन देशों के उन्होंने ज्योग्राफिकल वातावरण यानी कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे रिसोर्सेज कैसे हैं, वहां पे जो ऑक्यूपेशन है वो कैसा है, सोशल और कल्चरल जो रिवाज है वो कैसे हैं, वेशभूषा कैसी है, भोजन कैसा है, इन और जीवन शैली कैसी है, इस सब के बारे में बताया मार्को पोलो ने। अब थर्ड है आपके क्रिस्टोफर कोलंबस। जो आपके क्रिस्टोफर कोलंबस है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपके नॉर्थ अमेरिका की खोज की है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की खोज की है क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और 1492 में भारत की यात्रा के लिए ये रवाना हुए थे, लेकिन 14 रवाना हुए थे, देखो 1492 में ये समुद्री मार्ग से भारत के लिए रवाना। उन्होंने जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को गोल मानकर सीधे भारत जाने के लिए समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर यात्रा की, जिस टाइम पे उन्होंने अर्थ की शेप को गलत मान लिया, जिसकी वजह से 1496 में अपनी वो तीसरी यात्रा शुरू की और ट्रिनिडाड की। आपका एक ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के पास यहाँ पे एक आपका आइलैंड है दो, ये ट्रिनिडाड और टोबैको। तो ट्रिनिडाड जो आइलैंड है उसकी खोज किसने की? आपके क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, और 1502 में ये जो आपके वेस्ट इंडीज आइलैंड है, आपके जो पश्चिमी द्वीप है, उनकी खोज कर डाली इन्होंने। तो आपने रूब्रेक पढ़ लिया, मार्को पोलो पढ़ लिया, क्रिस्टोफर कोलंबस पढ़ लिया। अब उसके बाद है आपके वास्को डिगामा। वास्को डिगामा क्या थे? आपके पुर्तगाली थे, और 1498 में जो ये आपके वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा ने 1498 में इंडिया की खोज की कालीकट के पास। ठीक है, इन्होंने इंडिया की खोज की कब? ये 1499 नहीं है, 1498 में। अब उसके बाद है आपके जॉन कैबट। जॉन कैबट आपके एक इंग्लिश ट्रेवलर हैं, अंग्रेज यात्री हैं, और 1497 में ये न्यू फाउंडलैंड के जो रोस कैप है वहां पे पहुंचे। ठीक है, तो इन्होंने जो है अमेरिका के पास ही अपनी यात्रा, इंग्लिश ट्रेवलर है, और जो आपके चिपशेक बेव है इसकी इन्होंने लोकेशन की। उसके बाद है आपके फर्डिनेंड मेजेलन। अब मेजेलन क्या, देखो ये आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में यहाँ पे देखो एक ऐसे ये एक स्ट्रेट है, इसको बोला गया है मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले आपके फर्डिनेंड मैगेलन ने यहाँ से होते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था।
मैगलन एक पुर्तगाली थे, ठीक है, और मैगलन ने पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगाया हुआ है। इन्होंने पैसिफिक ओशियन, मैगलन स्ट्रेट और आपका साउथ अमेरिका, ये सारा का क्या है, इन्होंने चक्कर लगाया हुआ है। और जब ये आइलैंड ऑफ गुआम पर पहुंचे, इतने समय में 1521 में ये आइलैंड ऑफ गुआम पर पहुंचे, और लास्ट इनकी जो ट्रेवलिंग थी वो ये थी आइलैंड गुआम। वहां पे इनकी जो लोकल ट्राइब्स है, लोकल ट्राइब्स के साथ क्या हो गई, बहस हो गई, डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई 1521 में, ठीक है। उसके बाद आपके हैं जोनस डेमेंट, ये ईरान गए, इंडिया और चाइना इन्होंने ट्रेवल किया और 13 साल बिताए। हडसन है, हडसन ने हडसन बे जो कि कनाडा में है, 1608 में उसको डिस्कवर किया, और हडसन के नेम पर ही उसका नाम क्या रखा जाता है, हडसन रखा जाता है। उसके बाद आपके अमेरिगो वेस्पूशी, जो आपके ये क्या है, पुर्तगाली हैं ये भी, ठीक है। और आपका जो न्यू वर्ल्ड है अमेरिका, न्यू वर्ल्ड जो अमेरिका है, अमेरिका का नाम इस अमेरिगो वेशपूशी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। ये पुर्तगाली अमेरिगो ने 1500 में ब्राजील के तट और प्लेट नदी के मुहाने की यात्रा की और अटलांटिक महासागर को पार किया, और जो बर्फ से आपका अंटार्कटिका के पास जो द्वीप हैं दक्षिण जॉर्जिया पर झंडा फहराया। और उनकी इस महान यात्रा के कारण इनकी याद में जो नई दुनिया का नाम यानी कि अमेरिका का नाम इनकी याद में रखा गया, अमेरिको वेशपूशी। अब उसके बाद है आपके कैप्टन जेम्स कुक। कुछ आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैप्टन जेम्स कुक ने जो है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया था, ये एक इंग्लिश नेवल ऑफिसर थे। इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने आपके ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया की जो डिस्कवरी की थी वो कुक ने की थी। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया को एक नाम दिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज की और ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने नाम दिया टेरा ऑस्ट्रेलिसिस। ये हेरा नहीं, ये टी है, टेरा ऑस्ट्रेलिसिस, ठीक है। बैरियर रीफ के बारे में भी बताया, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन्होंने सैंडविच आइलैंड के बारे में भी बताया। देखो, इन्होंने अंटार्कटिका के बारे में, न्यूजीलैंड, हॉर्न आइलैंड, न्यू जॉर्जिया, सोलोमन, न्यू कैलेडोनिया, इन सब के बारे में बताया। और इनकी जो लास्ट यात्रा थी 1776 में, इन्होंने सैंडविच जो आइलैंड है और हवाईयन आइलैंड के बारे में भी बताया। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की खोज आपके जेम्स कुक ने की थी, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का चक्कर किसने लगाया, जेम्स कुक ने ही लगाया। लास्ट है आपका, अब क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, पोर्टलोन चार्ट। पोर्टलोन चार्ट यानी कि मैप, ये आपके ऐसे चार्ट थे जो कि आपके जो सेलर हैं 14वीं शताब्दी में, जो आपके नाम है, नाव चलाने वाले हैं ना, वो ये मैप यूज करते थे, ठीक है। आज भी जो ऐसे मानचित्र हैं वो 30 मानचित्र उपलब्ध है, और माना जा रहा है कि ये इटली के जो नाविक हैं ना, वो इनका यूज कर रहे हैं। और इन चार्टों का एक जो संग्रह होता है उसको कैटलन एटलस ने 1375 में प्रकाशित किया था, ठीक है। अब रेनेसेंस पीरियड की अचीवमेंट है, तो एक चार्ट हमारे पास 30 ऐसे चार्ट हैं। पोर्टलोन चार्ट, पोर्टलोन चार्ट किसके लिए हैं, जो आपके समुद्र में नाविक होते हैं ना, उनके लिए होते हैं। सेकंड है अब आपकी सोलर सिस्टम थ्योरी। अब ये सोलर सिस्टम थ्योरी याद रखना, निकोलस केपरनिकस ने दी है, ठीक है। इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी बोला जाता है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी किसने दी है, कोपरनिकस ने दी है। और इन्होंने बताया कि जो आपका सन है, सन सेंटर में है, और बाकी अर्थ और उसके जो प्लेनेट है इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और इनकी ये जो बुक है, डी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलेस्टियम, इसमें इन्होंने अपने इस काम के बारे में दिखाया।
और कोपरनिकस, बट नाउ ही इन्होंने टोलमी के जो आइडिया है उसको फॉलो किया। कोपरनिकस ने बोला जितने भी प्लेनेट हैं, चाहे वो अर्थ है, वो क्या है, वो सन के चारों ओर घूमते हैं, ना कि अर्थ के। जो आपके पहले थे, जैसे आपके थेल्स थे, आपके जो हमने ग्रीक ज्योग्राफर में भी पढ़ा, सब ये मानते थे कि पृथ्वी सेंटर, और पृथ्वी के चारों ओर सब क्या करते हैं, सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। जबकि आपके कोपरनिकस ने बोला कि ये गलत है, आपका सन सेंटर में और सन के चारों ओर पृथ्वी भी और सारे जो प्लेनेट है वो चक्कर लगा रहे हैं। और इस थ्योरी को बोला जाता है हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। ठीक है। और अब इसमें बिलीव किया जाने लगा कि जो प्लेनेट है वो अर्थ के अराउंड नहीं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और हमारा सन मिडल में है, अर्थ मिडल में नहीं है। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो अभी तक चली आ रही थी, यानी कि अर्थ को सेंटर में माना जा रहा था और सारे जो प्लेनेट हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, अब इसको गलत नकार दिया गया। अब इसकी जगह हमने जो आपकी ये थ्योरी है हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट, इसको माना। ठीक है। उसके बाद आपका है एक गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसका नाम है टेलीस्कोप। ठीक है। टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया? गैलीलियो गैली ने। और इन्होंने ट्राइंगुलेशन जो है लैंड सर्वे स्टार्ट किया 1610 में, और इन्होंने 1623 में ये प्रूव किया कि जो हेलियोसेंट्रिक आइडिया है कोपरनिकस का वो करेक्ट है। तो कोपरनिकस का जो सपोर्टर है वो कौन है? गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। ठीक है। तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर बन गया, और गैलीलियो गैलीलियो को अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसने ट्रूथ बोला, सच बोला। और इनकी बुक है द डायलॉग ऑफ टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। द डायलॉग ऑफ टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये किसकी बुक है? गैलीलियो गैलीली की। ठीक है। अब आपका आता है प्री क्लासिकल पीरियड। हमने रेनेसेंस पीरियड पढ़ लिया, डार्क एज पढ़ लिया। अब प्री क्लासिकल पीरियड में, यानी कि आपका अब ये जो एंशियंट पीरियड है ये खत्म होता है, अब आपका क्लासिकल पीरियड आ गया। क्लासिकल पीरियड कौन सा है? जिसमें आपकी जो ज्योग्राफी है, मॉडर्न ज्योग्राफी की शुरुआत हो गई थी। अब मॉडर्न ज्योग्राफी से पहले की शुरुआत से पहले आपका टाइम आया प्री क्लासिकल, तो उसको पढ़ते हैं। इसमें आपके सबसे पहले जो स्कॉलर है वो है एपियन, यानी कि आपके पीटर एपियन। ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक कार्टोग्राफर थे। ठीक है। और इन्होंने जो है डिफरेंट प्लेस के जो है वर्ल्ड के मैप बताए हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो करके। और इन्होंने अर्थ को सेंटर माना, यानी कि इस इन्होंने भी जियोसेंट्रिक थ्योरी में बिलीव किया, हेलियोसेंट्रिक में नहीं बिलीव किया, क्योंकि ये टोलमी से इन्फ्लुएंस थे। और इनकी दो ये बुक है, एस्ट्रोनॉमिकल सिसेरियम और कॉस्मोग्राफिक्स लाइबर। बस ये बुक के नेम याद रखने हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सिसेरियम और कॉस्मोग्राफिक्स लाइबर। ये किसके हैं? आपके प्री क्लासिकल में। ये आपके सारे जर्मन जोग्राफर हैं। ठीक है। जर्मन जोग्राफर है, लेकिन कौन से टाइम से पहले? आपके 1759 से पहले। ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड है वो है आपके सेबेस्टियन मंस्टर। ये भी एक, ये किसके हैं? कार्टोग्राफी के हैं, मानचित्र कला के हैं। इन्होंने ट्रायंगुलेशन मेथड डेवलप किया। अब इनकी बुक है कोस्मोग्राफिया यूनिवर्सली। ठीक है। और मंस्टर फिजिकल ज्योग्राफी का मास्टर है, फिजिकल ज्योग्राफी को सपोर्ट करता है। और इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में, और जो आपका सेंट्रल फायर है, यानी कि अर्थक्वेक के बारे में बताया, और माइनिंग के बारे में बताया, और आग के बारे में बताया। ठीक है। सबसे पहले आपके कौन से हैं? पीटर एपियन। पीटर एपियन के बाद सेकंड है आपके सेबेस्टियन मंस्टर। ठीक है। अब उसके बाद है आपके थर्ड फिलाइप क्लूवेरियस। ये सारे जर्मन जोग्राफर है, और इनकी सीरीज ऐसे ही याद रखोगे।
फिलाइप क्लूवेरियस, फिलाइप जो क्लूवेरियस है वो एक नेचर लवर हैं शुरुआत से ही, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे ट्रिप किए हैं। और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, 6 बुक में, 6 वॉल्यूम में, एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, ये इनकी बुक का नेम है, ठीक है। और इन्होंने अपनी बुक में जो डिफरेंस है ज्योग्राफी और कोरियोग्राफी के बीच में क्लैरिफाई किया। इनकी बुक का नाम याद रखना, एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। आपके जो पीटर एपियन है उनकी बुक का नाम है एस्ट्रोनॉमिकन सिसेरियम और कॉस्मोग्राफिया। सिबेस्टियन मंस्टर है, सिबेस्टियन मंस्टर की जो बुक का नाम है वो है कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सले। फिलाइप क्लूवेरियस है, इनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद है आपके जिरेडस मर्केटर। मर्केटर आपके 16th सेंचुरी के ज्योग्राफर हैं, कोस्मोग्राफर है, कार्टोग्राफर है। ये किस लिए जाते हैं, इन्होंने एक मर्केटर प्रोजेक्शन बनाई थी, मर्केटर प्रोजेक्शन के लिए ये जाने जाते हैं। और इन्होंने अपनी प्रोजेक्शन में रंब लाइन के बारे में बताया है, जिन्हें हम लोक्सोड्रोम भी बोलते हैं। लोक्सोड्रोम ऐसी लाइन है, जो ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो क्या है, जो आपके मैप पे डिस्टेंस को कम करती है, ठीक है। बस ये है जिरेडस मर्केटर। उसके बाद अब है आपके बर्नार्ड वेरेनियस। बर्नार्ड वेरेनियस के जो बुक है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बुक है ज्योग्राफी ऑफ जापान एंड शाम, यानी कि जापान की और थाईलैंड की ज्योग्राफी इन्होंने दी है। इनकी दूसरी बुक है जिसके लिए जाने जाते हैं ज्योग्राफिया जनरलिसिस, 1650 में इनकी फर्स्ट बुक है ज्योग्राफिया जनरलिसिस, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने जो आपका थाईलैंड और जापान है उसका ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले है ज्योग्राफी ऑफ जापान एंड शाम, उसके बाद है ज्योग्राफिया जनरलिसिस। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ज्योग्राफिया जनरलिसिस बुक किसकी है, ठीक है। अब जो वेरेनियस है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है आपका एस्ट्रोनॉमी में, कार्टोग्राफी में। और इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए ज्योग्राफी में सबसे पहले ड्यूअलिज्म की भावना किसने डाली, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले ड्यूअलिज्म की विचारधारा को जो कंसेप्ट डाला है वो डाला है आपके बर्नार्ड वेरेनियस ने। वेरेनियस कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ ड्यूअलिज्म। और इन्होंने ज्योग्राफी को जनरल और स्पेशल ज्योग्राफी में डिवाइड किया और सिस्टेमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी में डिवाइड किया, ठीक है। तो इन्होंने ज्योग्राफी में द्वैतावाद की जो है स्थापना की है, जैसे रीजनल में और आपका सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी के बीच। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क है वेरेनियस का वो ये कि इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, एक तो जनरल और यूनिवर्सल ज्योग्राफी और दूसरा स्पेशल और पर्टिकुलर ज्योग्राफी, ठीक है। अब आपके लास्ट हैं इसमें प्री क्लासिकल पीरियड में इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक फिलोसफिकल ज्योग्राफर हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जर्मन ज्योग्राफर ने में, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हम इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बताओ मुझे, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? प्री क्लासिकल जो ज्योग्राफर्स है उसमें ये लास्ट है। ये लास्ट करके कल हम अपना हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कल जर्मन ज्योग्राफर, फ्रेंच ज्योग्राफर, ब्रिटिश ज्योग्राफर को कंप्लीट कर देंगे और परसों हमारा अमेरिकन ज्योग्राफर और हमारी जो विचारधाराएं हैं, ठीक है। इसमें मेरे को
कुछ नहीं है, बस इसमें आपके क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, बुक आप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपका जो फिलोसफिकल जोग्राफर हैं ये इमैनुअल कांट। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आपके जितने भी सभी बाकी जोग्राफर है ना, उन सब ने तो आपके जो रीटर है, कार्ल रीटर को आर्म चेयर जोग्राफर बोला है, लेकिन आपके जो फोर्टर है ना, फोर्टर ने आपके इमैनुअल कांट को क्या बोला है, कांट को एक आर्म चेयर जोग्राफर बोला है। इसका मेन इंटरेस्ट आपका फिलोसफी में है, मैथ में है, नेचुरल साइंस में। अब इनकी बुक है, ये बुक आपकी सारी एग्जाम में पूछी गई है, PYQ है आपकी ये। जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन, ये एक ही बुक है। जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन 1755 में इन्होंने ये बुक लिखी। ठीक है, अब और बुक बता देती हूँ, देखो एक बुक ये है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी पूछी गई है, PYQ है ये। आपकी क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये भी आपकी किसकी है, कांट की थर्ड बुक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। और ठीक है, कांट ने जो ज्योग्राफी है, जो कांट ने बोला कि हम ज्योग्राफी में जो नॉलेज है ना, उसको दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, प्योर लॉजिक के थ्रू या हमारे डायरेक्ट अपने सेंसेस के थ्रू। कि एक तो हम कैलकुलेशन साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं,